नमस्कार, आप देख रहे हैं विधानसभा का रण। मैं हूं अजीत और इस विधानसभा के रण में महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह के नतीजे और रुझान अब तक आए हैं, इन पर ताजा अपडेट्स के लिए चलते हैं अपने सहयोगी शेखर के पास इलेक्शन वॉर रूम में। शेखर। शुक्रिया अजीत। और जिस तरीके से आज सुबह जब रुझान आना शुरू हुए, एग्जिट पोल ने ही बता दिया था बहुत कुछ कि आज के दिन में क्या होने वाला है। जैसे जैसे ईवीएम जुड़ते गए कंप्यूटर से, वो चीजें सामने आते गई, वो हकीकत सामने आते गई जिसके बारे में सिर्फ कयास थे, और अब रुझान के बाद नतीजे हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक सीटों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। 90 हरियाणा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहां 90 सीटें टोटल। बीजेपी 48 पर आगे, आईएनएलडी 20 पर, कांग्रेस 15 पर, भाजपा 2 पर और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। ये वो स्थिति है जहां पर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एग्जिट पोल था उसके बाद जब नतीजों में रुझान के बाद बदलना शुरू हुए हैं तो किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी है। ये महाराष्ट्र विधानसभा आप देख रहे हैं। बीजेपी के पास 1 सीट जा चुकी है और कांग्रेस के पास अभी खाता नहीं खुला है। एचजेसी और अन्य ये मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है इसमें। ये आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा की स्थिति जो ग्राफिक्स में आपको नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से चाहे वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, इस बार की जो स्थिति बनी है वो पिछली बार से पूरी मतलब हर चुनाव से पूरी तरीके से एक अलग यहां पर स्थितियां बनी हैं। बीजेपी नंबर 2 की पार्टी मानी जाती थी, चाहे वो हरियाणा हो। फिर महाराष्ट्र में भी वो शिवसेना की बी टीम मानी जाती थी, लेकिन एक फैसला लिया गया कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे। महाराष्ट्र में इसका नतीजा यह हुआ है कि बीजेपी इस समय सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आ चुकी है। एनसीपी ने उसे कहा कि हम बाहर से आपको समर्थन देने को तैयार हैं, आप बनाइए सरकार। हरियाणा में उसकी अपनी सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से अब नेतृत्व को यह तय करना है, दिल्ली में शाम को 6 बजे बैठा हुआ भी उसमें तय होगा कि कहां कौन किसके साथ किसको आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के अब ये नतीजे आप देख रहे हैं। 288 सीटों में से 176 के नतीजे सामने आ चुके हैं। अन्य के खाते में 14 सीटें जा चुकी हैं। बीजेपी के पास 69, शिवसेना के पास 37, कांग्रेस के पास 33, एनसीपी के पास 22, एमएनएस के पास 1। ये स्थिति है, ये नतीजे आ चुके हैं सामने, ये चीजें पक्की हो चुकी हैं। हालांकि रुझान के हिसाब से देखें तो बीजेपी अभी भी 100 के पार दिखाई दे रही है। परसेंटेज में अगर हम आ जाएं तो शिवसेना को 19% वोट हासिल हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी को 27% के आसपास वोट हासिल हुए हैं। जिस तरीके 28%, तो 28 और 19 अगर ये जुड़ गए होते तब आप समझिए कि क्या स्थिति बनती महाराष्ट्र में। शायद ये आंकड़ा 250 के आसपास होता। और जिस तरीके की इस समय अब महाराष्ट्र को लेकर के एक पेट में उथल पुथल चल रही है कि साहब ये करेंगे कि वो करेंगे, ऐसे जाएं कि वैसे जाएं, इन सब चीजों से दरकिनार हो सकते थे, लेकिन वो पानी तो बह चुका। अब जो स्थिति है यहां पर, उसमें यह तय करना है भारतीय जनता पार्टी को कि वो कहां जाएगी। पार्टी के जो भीष्म पितामह है, सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक भी हैं, वो ये कह चुके हैं कि शिवसेना के साथ आपकी आज की नहीं गाढ़े की दोस्ती रही है। ठीक है, आप अलग हो गए, लेकिन राहें मिला लीजिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब यह तय करना है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी क्या करती है। खैर, हरियाणा को देखिए, यहां पर भी बीजेपी को जिस तरीके से सफलता मिली है वो वाकई किसी को भी हैरान कर दे। बीजेपी 33% वोट पा करके और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां पर न सिर्फ उभरी है बल्कि अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। कहां तो वो हचका के साथ हाथ मिलाई हुई थी, लगातार ये कोशिश हो रही थी कि हम सरकार मिलजुल करके गठबंधन से ऐसे तो वैसे हम किसी न किसी तरीके से बना लेंगे, लेकिन फिर यहां पर भी एक डिसीजन हुआ। बीजेपी ने कहा साहब हम तो अकेले जाएंगे, और अकेले जाने का जो परिणाम हुआ है वो ये है कि हरियाणा में बीजेपी फुल फ्लेजेड अपनी सरकार बनाने जा रही है। महाराष्ट्र पर लगातार सबकी निगाह जरूर बनी हुई है कि वहां पर क्या होता है। वोट परसेंटेज के हिसाब से यहां पर आपके सामने इस समय आप तस्वीर में देख रहे हैं कि 33% बीजेपी को और आईएनएलडी को 24%, कांग्रेस को 21%, एचजेसी को 4 और अन्य के खाते में 18% वोट गया है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो आईएनएलडी को लेकर के जो तमाम एक कयास लग रहे थे कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसके ऊपर तरह तरह की एलिगेशंस हैं, क्या ये पार्टी रिवाइव करेगी, क्या ये दूसरे नंबर पर भी आ पाएगी, उन सारी चीजों को कहीं पीछे छोड़ दिया है।
नतीजों की अगर हम बात करें, 90 में से 85 नतीजे इस समय सामने आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस को 14 सीटें यहां पर मिली हैं और एचजेसी को 2 सीटें मिली हैं। अन्य के खाते में यहां 6 सीटें गई हैं और बीजेपी 45 सीटों के साथ इस समय सबसे बड़ी पार्टी, आईएनएलडी को 18 सीटें। अभी भी 5 सीटों के जो नतीजे हैं, रुझान तो आ चुके हैं, नतीजे जो आने हैं वो बाकी है और वो 5 बीजेपी की तरफ है, क्योंकि रुझानों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 50 का आंकड़ा बैठता है। इसलिए ये मान के अभी चलते हैं कि जो नतीजे आ गए हैं उसमें बीजेपी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी यहां पर भी बनी हुई। 1 सीट की उसको दरकार है, 46 सीटें उसको सिंपल मेजोरिटी के लिए चाहिए, 45 पे वो खड़ी हुई है। 1 सीट अगर उन 5 में से आ जाती है तो उसकी सरकार तब भी बनती है। महाराष्ट्र के नतीजों को अगर हम देखें तो आप आश्चर्य में पाएंगे कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज आया, 28% बीजेपी का, 19% शिवसेना का। ये इंटैक्ट वोट होगा शिवसेना का, इसमें बिल्कुल दो राय मत रखिएगा, क्योंकि वो मराठियों के नाम पर जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं उसमें इस बार भी उन्होंने पूरा दम उसी जगह पर लगाया था। यानी 28 और 19% को अगर हम जोड़ दें तो ये 40-45% के आसपास बैठता है और उस लिहाज में बिल्कुल वैसी ही कुछ स्थिति बनती जिसमें उत्तर प्रदेश में बाकी दलों का एक तरह से सूपड़ा साफ हो गया, लेकिन वो हुआ नहीं। अब क्या होगा वो सामने से देखने वाली बात है। शाम तय हो जाएगा। वापस चलते हैं अजीत के पास। अभी अमित शाह वो संबोधित कर रहे हैं, हम सुनते हैं कि क्या कह रहा है वो। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं दोनों राज्यों की जनता का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सभी प्रत्याशियों की ओर से हृदय से धन्यवाद मानता हूं और इन्होंने जिन भरोसे से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो भरोसे पे खरी उतरेगी, ऐसा आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते देना चाहता हूं। ये जीत हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, ये दोनों राज्यों के और देश भर के कार्यकर्ता जो चुनाव में लगे थे, उसकी जीत है। विशेषकर देश की जनता ने भरोसा रखकर मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया था, मगर आज ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया ही है, मानती है, उसके साथ में देश की जनता मोदी जी को निर्विवादित नेता के रूप में भी स्वीकार करती है। जिस तरह से, जिस आकांक्षाओं से देश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था, केंद्र में भी स्पष्ट बहुमत दिया था और जिस प्रकार से हमारी सरकार लगभग 4 महीने से चल रही है, उसके कार्यकाल पर, उसके काम पर, उसकी योजनाओं पर जनता ने एक दृष्टि से मोहर लगाई है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने हर क्षेत्र में जो जहां सुधार करने जैसे थे, जहां इनिशिएटिव लेने जैसे थे, जहां नई योजनाएं बनानी जैसी थी, हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया है और उसको 4 महीने में एक स्तर तक समस्याओं के निपटारे की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मैं मानता हूं कि जनता ने हमारी सरकार के इस प्रयास को स्वीकार किया है। मोदी जी ने इन दोनों राज्यों में चुनाव की जो सभाएं की और सभाओं में जिस तरह की अपार भीड़ उमटी है, इससे ये चर्चा मैं मानता हूं कि निरर्थक हो गई है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों राज्यों का चुनाव सबसे बड़ा पहला चुनाव था, बड़े पहले चुनाव थे और दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता पाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई के नेतृत्व में दोनों राज्यों ने भरोसा व्यक्त किया है
और अब भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है कि हम दोनों राज्यों में अच्छी सरकार दे, ऐसी सरकार दे जो जनता की अपेक्षा पर खरी उतरे। मैं दोनों राज्यों में हमारी जो स्थिति हुई है उसके बारे में मैं कुछ कहना जरूर चाहूंगा। चुनाव के पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि दोनों राज्यों में, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव में जाने का फैसला करना पड़ा। ये फैसला करने के बाद हरियाणा में हम कभी 26 से ज्यादा सीटें नहीं लड़े थे और 16 से ज्यादा सीटें नहीं पाए थे। वहां पर हम 90 की 90 सीटें लड़े और लगभग 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो एक माने में करीब करीब 74 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार लड़ रही है और वहां पर भी हमने चुनाव लड़ा, चुनाव ऑर्गेनाइज रूप से लड़ा और हम विजयी बने। महाराष्ट्र में हम कभी 119 से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े थे। इस बार हमने 288 से 88 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ा और लगभग 121 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी का 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीता है। हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं और वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। वोट शेयरिंग की बात करें तो हरियाणा में हमने 33.2% मत पाए हैं और महाराष्ट्र में हमने 27.7%, मतलब करीब करीब 28% वोट पाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा में गत चुनाव में हमने 9% वोट पाया था और महाराष्ट्र में गत चुनाव में हमने 14% वोट पाया था। तो 14% से 27% का जंप बहुत बड़ा जंप होता है। लास्ट टाइम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की 46 सीटें थी और इस बार हम 122 सीटें जीत रहे हैं। लास्ट टाइम हरियाणा में गत चुनाव में 4 सीटें थी, उसकी जगह हम 48 सीटों पर जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा विजय कोई हो नहीं सकता। और जो विरोधी हमारे कहते थे कुछ उपचुनावों को, नतीजों को लेकर कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, आज सिद्ध हो गया है कि मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। धन्यवाद। आएगा सवाल। तो ये इस वक्त अमित शाह जो बता रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कि किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है और हरियाणा और महाराष्ट्र के इन विधानसभा चुनाव ने पार्टी की उस सोच को और किस तरीके से आगे बढ़ाया। हमारे साथ हमारे चैनल के संपादक हैं वासिंद्र मिश्र स्टूडियो में इस वक्त और जी पंजाबी के संपादक दिनेश शर्मा भी हमारे साथ हैं इस वक्त नोएडा स्टूडियो में। आप दोनों का स्वागत है। वासिंद्र जी, जिस तरीके से अमित शाह ये बात रख रहे थे कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में दोनों जगहों पर बीजेपी अपनी उस सोच के तहत आगे बढ़ रही है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में दोनों जगहों पर जो उम्मीदें थी उसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए अजीत, एक बात तो सच है कि जो कैलकुलेशन, जो रणनीति अमित शाह ने बनाई थी चुनाव के पहले, वह पूरी तरह से कामयाब रही है दोनों राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो। और जो कामयाबी, या हम कहें कि शानदार कामयाबी मिली है भारतीय जनता पार्टी को, यह कामयाबी भी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं मिली थी। तो इसके लिए तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी की जो रणनीतिकार हैं वो बधाई के पात्र हैं। और उनको इस बात का पूरा भरोसा था कि वे अगर चुनाव में अकेले जाते हैं तो इसका सर्वाधिक राजनीतिक लाभ उन्हीं को मिलेगा और ऐसा होता दिखाई दे रहा है। दूसरा खास बात जो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की लहर अभी भी बरकरार है और उपचुनावों के परिणामों के आधार पर जिस तरह के आकलन, जिस तरह के विश्लेषण मीडिया में देखने को मिले थे वो ज्यादातर गलत साबित हुए हैं। इस चुनाव से एक बात और साबित हुई है कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एमएनएस, जो अपने को बाला साहब ठाकरे या शिवसेना का नेचुरल उत्तराधिकारी मानता था, अभी तक के जो भी संकेत या परिणाम आए हैं उसमें उसको कोई खास कामयाबी या सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे एक बात साबित हुई है कि शिवसेना भले ही महाराष्ट्र की राजनीति में
बीजेपी के मुकाबले कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में महाराष्ट्र की जनता ने एमएनएस के बजाय शिवसेना को ही तरजीह दिया है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी बीजेपी के बाद जो पार्टी सबसे ज्यादा कामयाब नजर आ रही है अभी तक के संकेतों से या चुनाव परिणामों से, उस पार्टी पर आर्थिक भ्रष्टाचार के, सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे थे। बावजूद इसके इन चुनावों में भी उस पार्टी को कामयाबी मिली है। तो इससे एक बात फिर साबित हुई है कि चाहे प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उसको अपना राजनीतिक एजेंडा, अपना जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण जिस भी राजनीतिक दल के जरिए होता दिखाई दे रहा है उसको वो तरजीह देती है। उसको इससे मतलब नहीं कि उस पार्टी पर या उस नेता पर किस तरह के आरोप लगे हैं, चाहे वो सत्ता के दुरुपयोग के आरोप हों या आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हों। जी दिनेश जी, जिस तरीके से हरियाणा में स्पष्ट तौर पर अब लग रहा है कि बीजेपी तो आगे है ही और वो जो बहुमत का आंकड़ा है उसको भी वो पार कर गई है, इसमें क्या आप श्रेय देना चाहेंगे? बीजेपी कैसे इस तरह की जीत ला पाई 4 सीटों से सीधे स्पष्ट बहुमत की तरफ? देखिए अमित, इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं। सबसे अहम फैक्टर है कि बीजेपी ने एक कैलकुलेटिव रिस्क वहां पर लिया हरियाणा में। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का जादू जो 2014 में चला था, उसी को देखते हुए उसको एक तरह से कहा जाए कि टेस्ट किया। जिस तरह से बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी को उत्तर प्रदेश हो या दूसरे प्रदेशों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां पर हरियाणा में कोई भी किसी को भी मुख्यमंत्री के तौर पर जो है बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि नरेंद्र मोदी को ही जो उनकी रैलियां हुई उन पर निर्भर करते हुए, उनके मैजिक पर निर्भर करते हुए उनको एक तरह से कहा जाए कि उन्हीं के पूरा एक सुनामी के बाद मैजिक, एक तरह से कहा जाए कि उन्हीं के मैजिक पर जो है बीजेपी निर्भर थी और उसी के लिए बीजेपी ने एक पूरा कैलकुलेटिव रिस्क लिया। और दूसरे फैक्टर्स अगर बात करें, जैसे डेरा एकदम आखिरी दौर में जो है बीजेपी की तरफ जो रुख हुआ डेरा का, उससे भी बीजेपी को कहीं ना कहीं मदद मिली। मैं ये कहूंगा कि एक अहम रोल जो है डेरा ने भी इसमें अदा किया। और दूसरी बात करें कांग्रेस और दूसरी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जिस तरह से कांग्रेस पहले नंबर से तीसरे नंबर पर आई है, तो विकास का जो मुद्दा जिस पर वो उतरी थी वो नाकाम रहा है। सिर्फ ये कह सकते हैं कि विकास के नाम पर विपक्ष जो कहता रहा कि एक तरह विकास जो हुआ वो सिर्फ रोहतक में हुआ। रोहतक में भी आप देखें तो मुख्यमंत्री जो है अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। लेकिन सिरसा की बात करें, डेरा फैक्टर में आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे आईएलडी जो है, आईएलडी ये कहते हैं कि डेरा का समर्थन जो है वो बीजेपी को मिला और धर्म का एक तरह से कहा जाए कि गलत इस्तेमाल किया गया। लेकिन सिरसा में पांचों की पांचों जो सीटें हैं वो आईएलडी को गई है। वहां पर सिरसा में जो है आईएलडी कामयाब रही है। तो एक तरह से ये कहा जाए कि इस तरह की जो बात है आईएलडी की तरफ से भी, उसको भी इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि पूरा का पूरा जो वोट है, वोट बैंक डेरा का, वो आईएलडी को कांग्रेस और आईएलडी से ये नहीं कि बीजेपी को गया, आईएलडी को भी मिला है सिरसा में, क्योंकि डेरा प्रमुख वहीं बैठते हैं और मुख्यालय वहीं पर है। इस बात को नकारा। वासंत जी, जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का एक नारा लगातार नरेंद्र मोदी देते हैं और कांग्रेस की स्थिति दोनों राज्यों में देख रहे हैं तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर हो गई है। अन्य राज्यों में उसकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है। इसे आप किस रूप में देखते हैं, कांग्रेस की जो गति हुई है इस विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यों में? अजीत, थोड़ा सा हम हरियाणा और महाराष्ट्र की भी एक चर्चा कर लें इस सवाल का जवाब देने के पहले कि बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र में रिस्क लेने में बहुत ज्यादा उसका कुछ स्टेक पर नहीं था। हरियाणा में बीजेपी की जो तादाद थी पिछले विधानसभा चुनाव में महज 4 सदस्य थे और महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिवसेना की पिछलग्गू पार्टी मानी जाती थी। तो इन हालात को देखते हुए बीजेपी के नेतृत्व ने बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि अगर उसको कामयाबी मिलती है तो 100% या 100% कामयाबी मिलेगी और अगर नहीं भी मिलती है तो उसको बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि तो पहले से इन 2 राज्यों में दूसरे दर्जे की या तीसरे दर्जे की पार्टी मानी जाती रही है। जहां तक रही बात कांग्रेस मुक्त भारत की, तो उसमें हम कह सकते हैं कि आज के तारीख में कि नरेंद्र मोदी और उनका जो ये स्लोगन है वो काफी हद तक
सही साबित होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी एक एक करके उन तमाम राज्यों से खत्म हो रही है जिन राज्यों के दम पर कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता पर राज करती रही। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस पार्टी का पहले ही सफाया हो गया था। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को अगर छोड़ दें तो तमाम ऐसे राज्य थे दक्षिण के जहां की कांग्रेस पार्टी पिछले कई दशकों से सत्ता से बाहर है। और काऊ बेल्ट की अगर बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर हुए लगभग 1.5 से 2 दशक हो गए हैं। तो अब बाकी जो राज्य बचे थे वो दिल्ली के आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे वहां जरूर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिलती रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह से विकास के नारा देके, या हम कहें कि एग्रेसिव कैंपेनिंग करके, या कहें कि कांग्रेस के मुकाबले जो बीजेपी का नेतृत्व था, जो नरेंद्र मोदी का चेहरा था, वो ज्यादा क्रेडिबल लगा देश की जनता को और इन राज्यों की जनता को जिनके परिणाम अभी आ रहे हैं, आज हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे कारण रहे जिसके वजह से कांग्रेस का इन राज्यों में भी सुपड़ा साफ हो गया। जी, बहुत ये विश्लेषण में जो बातें सामने आ रही हैं इसमें साफ तौर पर आपका ये कहना है कि जो रिस्क लिया अमित शाह ने अकेले लड़ने का दोनों राज्यों में, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस तरह का जो रिजल्ट सामने आ रहा है। अब इसमें एनसीपी अपनी तरफ से तो ये कह रही है कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन क्या बीजेपी एनसीपी का साथ लेगी या फिर शिवसेना जो स्वाभाविक उसके साथ रही है इससे पहले उसका साथ लेगी? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं विधानसभा के रण की, और महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह के चुनाव नतीजे और रुझान अब तक आए हैं उस पर यह चर्चा। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में एडिटर न्यूज ऑपरेशंस जी मीडिया वासिंद्र मिश्र हैं और हमारे साथ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा हैं। वासिंद्र जी, एनसीपी ने अपनी तरफ से ये पेशकश की है बीजेपी को कि हमारा साथ ले लीजिए, इस पर बातचीत कीजिए। ये कितना सही लगता है आपको बीजेपी के लिए, या फिर वो स्वाभाविक तौर पर शिवसेना का साथ लेना चाहेगी? अजीत, मुझे लगता है ना कि राजनीति में जो चीजें बहुत ज्यादा सरफेस पर दिखाई देती हैं, अंदर खाने में उस तरह की चीजें हो नहीं पाती हैं। बीजेपी के अंदर भी कई खेमेबाजी है, और जो खासतौर से महाराष्ट्र की लीडरशिप है जो कि दिल्ली में बरसों से राजनीति कर रही है, वे चाहती है कि महाराष्ट्र की सरकार में उनका बोलबाला रहे, उनकी से रहे, या वे जिसको चाहें वो वहां का मुख्यमंत्री बने। जी। लेकिन जो एक दूसरी लॉबी है जो कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स करके ऊपर आई है, जिसकी कि अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपना मेहनत है, और बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है वह उसको ज्यादा तरजीह दे रहा है बजाय उन नेताओं के जो कि गणेश परिक्रमा करके किसी न किसी रूप में शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गए थे। तो हमको लगता है कि जो एनसीपी का बयान आया है अब से कुछ घंटे पहले, ये एक तरह से सबटाज करने की कोशिश है उस लीडरशिप को ऊपर आने से जो कि संगठन के लिए प्रतिबद्ध रही है, जिसका बेदाग चेहरा है, बेदाग छवि है, और जो बगैर घालमेल किए, बिना किसी राजनीतिक खरीद फरोख्त के संगठन के एजेंडे को, लीडरशिप के उस एक्शन प्लान को लेकर जनता के बीच में गई और आज पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाई है महाराष्ट्र में। मुझे लगता है कि देर सबेर बीजेपी को शिवसेना के साथ ही हाथ मिलाना पड़ेगा, और शिवसेना और बीजेपी का जो साथ है वो एक तरह से चोली दामन का साथ है। सैद्धांतिक तौर से भी, कार्यशैली में भी दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं और एक दूसरे के साथ काम करने का उनका एक बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और जो पार्टी, खासतौर से जो एनसीपी जो अपने को ऑफर कर रही है आउटसाइड सपोर्ट की, उस पार्टी का पूरा इतिहास राजनैतिक सौदेबाजी का, मौका परस्ती का, आर्थिक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहने का रहा है। और कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक नुकसान अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर महाराष्ट्र में झेलना पड़ा है तो उसका बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं कि श्रेय एनसीपी को जाता है। महाराष्ट्र की सरकार में पिछले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में अजीत पवार की भूमिका जग जाहिर है, और जितने तरह के भ्रष्टाचार हो सकते थे सत्ता में रहते हुए, पद के दुरुपयोग से लेके और भाई भतीजावाद तक का,
उसमें शरद पवार और अजीत पवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज महाराष्ट्र की जनता इन दोनों चाचा भतीजे की पार्टी को हम कह सकते हैं कि सत्ता से बेदखल कर चुकी है और इसका अंदाजा बीजेपी के आला कमान को बखूबी है। तो इन हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का आला कमान शिवसेना के बजाय एनसीपी से मदद लेकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोई इच्छा जताएगा। चाचा भतीजे की बात आपने कही तो याद आई बात वो बीजेपी शिवसेना के अंदर जिस तरीके से शिवसेना और एमएनएस का गठन हुआ और उसके बाद की राजनीति हुई और हालिया चुनाव में भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच जिस तरह की बयानबाजियां चल रही थी उन सब से एक अलग तरह का कयास भी निकल रहा था और एमएनएस ने भरपूर कोशिश की कि कुछ मुद्दों को जो परंपरागत तौर पर रही हैं उसके उभार के लिए उन्हें इस बार फिर से उछाला जाए, लेकिन एमएनएस की स्थिति वैसी बनी नहीं, उसका ग्राफ लगातार इस कदर गिरा है। ये इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या इसमें राज ठाकरे का वो बोलापन रहा है ज्यादा जिम्मेदार इसके लिए? अजीत, राजनीति पूरा का पूरा परसेप्शन और क्रेडिबिलिटी का हम कह सकते हैं कि कारोबार है जी। और एमएनएस के जो नेता हैं राज ठाकरे, उनकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी रही है वो लगातार गिरती रही है और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि वे सत्ता से साठगांठ करके कभी कांग्रेस के साथ कभी शरद पवार के साथ वे अपने को शिवसेना का नेचुरल उत्तराधिकारी बनाने की जुगत में लगे हैं जी। शायद यही कारण है कि जो शिवसेना का स्ट्रांग वोट बैंक था, जो डेडिकेटेड वोट बैंक था, उसने एमएनएस और राज ठाकरे पर भरोसा नहीं किया और जब शिवसेना की बात आई या बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में उस पार्टी को चुनने की बात आई तो उन्होंने एमएनएस के बजाय शिवसेना को महत्व दिया। जी दिनेश जी, अब क्या लगता है हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में अब सीएम पद की रेस में कौन कौन लोग हैं और किस तरह से समीकरण उनके पक्ष में या फिर उनके खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए अजीत, इसमें ये कहा जाए कि 3-4 जो नाम है वो सामने आ रहे हैं, जैसे एमएल खट्टर हैं, रामविलास शर्मा हैं और 2-3 लोग, 2 केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम इसमें आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले आज शाम 6 बजे जो है वो कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में ये तय किया जाएगा कि विधायक दल जो है वो अपना नेता चुने और जहां जो हमारी जानकारी है उसमें ये माना जा रहा है कि विधायक दल जो है उसकी बैठक में ये फैसला होगा कि बीजेपी हाईकमान पर फैसला छोड़ा जाएगा और बीजेपी संसदीय बोर्ड की जब बैठक होगी तो संघ बीजेपी में जो बातचीत चल रही है मुख्यमंत्री के दावेदार के लिए पद के लिए, तो उसमें ही तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इन 3-4 नामों में ये माना जा रहा है कि जिसका संघ और दूसरा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीबी, उन पर मोहर लगना लगभग तय है। संघ की तरफ से क्या इशारा है इस तरह का? देखिए, इसमें ये माना जाता है कि एमएल खट्टर जो हैं वो संघ के भी करीबी हैं और दूसरा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भी करीबी है। तो ये माना जा रहा है 2-3 जो नाम चल रहे हैं उसमें एमएल खट्टर का नाम, रामविलास शर्मा का नाम, ये प्रबल दावेदार ये माने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए हरियाणा में। जी बासिन जी, यहाँ हरियाणा में और महाराष्ट्र में दोनों जगहों के विधानसभा चुनाव के परिणाम, नतीजे देश की राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं? देखिए, अगर हम हिंदी हार्टलैंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं देश की राजनीति को तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र है। और खासतौर से महाराष्ट्र देश के हम कह सकते हैं कि कमर्शियल कैपिटल है। तो अगर महाराष्ट्र से कांग्रेस का सफाया हुआ है तो अभी मान के चलिए कि आने वाले कई दशक तक कांग्रेस की जो राजनीतिक हालत है वो काफी बुरी दशा में बनी रह सकती है। दूसरी खास बात जो देखने को मिली है इन 2 राज्यों के चुनाव परिणामों से कि कांग्रेस पार्टी ने और बाकी तमाम गैर भाजपाई राजनीतिक दलों ने वह हर ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की जो पिछले कई चुनावों से खेला जाता रहा है देश की राजनीति में, चाहे वो कास्ट लाइन पर हो या कम्युनल लाइन पर हो या क्षेत्रीयता का मुद्दा रहा हो। लेकिन हरियाणा की जनता ने और महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह से जनादेश दिया है उसमें हम कह सकते हैं कि इन दोनों राज्यों की जनता ने एक बार फिर राष्ट्रीय मुख्य धारा से अपने को जोड़ते हुए, नेशनल पॉलिटिक्स का जो मेन स्ट्रीम है उससे अपने को जोड़ते हुए
इन सभी जो संकीर्ण मुद्दे रहे हैं, कास्ट, कम्युनल, रीजनलिज्म, उसको खारिज किया है। और शायद यही कारण है कि हरियाणा जैसे कास्ट रीडन सोसाइटी में, जो बहुत ही कंजर्वेटिव स्टेट माना जाता है, वहां पर बीजेपी को इतनी शानदार कामयाबी मिली है बगैर किसी मुख्यमंत्री के नाम के प्रोजेक्शन के। और महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी का लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप, वो ग्रास रूट से उठकर आया है और उसके ऊपर किसी भी तरह की लामबंदी, खेमेबंदी करने के आरोप नहीं है, चाहे वो जातीयता का आधार हो या क्षेत्रीयता का आधार हो। तो ये बहुत अच्छा संकेत है हमारे भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय डेमोक्रेसी के लिए और हेल्दी सोसाइटी के लिए कि देश की जनता, राज्यों की जनता बेहद जागरूक है और अब राजनीति के उन पुराने हथकंडों में फंसने के बजाय डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस, क्रेडिबल फेस को तरजीह दे रही है। तो जो मुख्यमंत्री पद की रेस की बातें कही जा रही थी महाराष्ट्र में वासिन जी, और उसमें खास तौर पर ये पंकजा मुंडे की बात भी आगे बढ़ाई जा रही थी और उन्होंने खुद भी कहा था कि अगर जिम्मेदारी मिलती है तो देखेंगे। उनको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया उसके भी पीछे कहा गया कि एक खास वोट बैंक बीजेपी चाहती है कि उसके पाले में आए, और ये स्थितियां तब बनती जब बीजेपी फुल फ्लेजेड वहां पर आती, लेकिन अभी कुछ कसर है, उसे कुछ लेना पड़ेगा समर्थन दूसरे दलों का। तो ऐसी स्थिति में वहां मुख्यमंत्री पद की रेस में आप क्या मानते हैं, किस तरह की जोड़ तोड़ आगे होने की संभावना है, या फिर बीजेपी के ही अंदर वो कौन से नाम होंगे, 2-3 नाम जो उभर कर सामने आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आज का नेतृत्व है जी, उसकी अभी तक की जो कार्यशैली रही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि मौजूदा नेतृत्व किसी भी तरह के सौदेबाजी, खरीद फरोख्त या दबाव की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहे पार्टी के अंदर की राजनीति हो, दबाव की और सौदेबाजी की, या सहयोगी दलों की राजनीति हो, या जो संभावित सपोर्ट करने वाले राजनीतिक दल हैं उनकी राजनीति हो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन में इन दोनों राज्यों के लिए मुख्यमंत्रियों का नाम लगभग पहले से तय है और यही दोनों नेता जिसको चाहेंगे वे इन दो राज्यों का मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करेगा या उस पर आसीन होगा। अब ये औपचारिकता है कि पार्टी की संसदीय दल की बैठक होगी या विधानमंडल दल की बैठक होगी, लेकिन नाम वही सामने आएंगे जिसको कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते हैं या जिसको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला इन दोनों नेताओं ने चुनाव के दौरान ही ले लिया है। जी दिनेश जी, जो बात वासिन जी कह रहे हैं उसमें कास्ट फैक्टर को किस तरीके से इस बार हरियाणा में अगर देखें ग्रास रूट लेवल पे, उसे किस तरीके से तोड़ा है इस बार के विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी कैसे उसमें सफल हुई है, कैसे वो कास्ट इक्वेशन से भी ज्यादा उभर कर ऊपर आई है? देखिए अजीत, अगर हरियाणा की बात करें तो इस बार कास्ट जो पॉलिटिक्स है, कास्ट का जो एक तरह से कहा जाए कि पत्ता, जो राजनीतिक छोटी छोटी पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो वहां पर फेंका गया, और अक्सर ये देखने में आया जो पहले विधानसभा चुनाव हुए उसमें और इसमें बहुत अंतर रहा है। स्पष्ट तौर पर जो है बीजेपी को एक तरह से कहा जाए कि जो वहां पर बहुमत मिलता दिख रहा है, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कास्ट की जो राजनीति है उसको नकारा है लोगों ने और विकास, डेवलपमेंट को वोट दिया है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर सुनामी आई थी, उसी तरह से यहां पर भी ये देखने में आ रहा है कि डेवलपमेंट और मोदी मैजिक को जो है, और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बातें 100 दिन में एक तरह से कहा जाए डेवलपमेंट की, विकास की उसको तरजीह दी है, और उस आधार पर जो है वोट यहां पर देखने जिस तरह से बीजेपी स्पष्ट तौर पर जो है वहां पर हरियाणा में आई है, वो उसका एक नतीजा है। दूसरा, छोटी छोटी पार्टीज जो वहां पर है, रीजनल पार्टीज, उसका भी इस विधानसभा चुनाव में अजीत सफाया हो गया है। चाहे हरियाणा जनहित पार्टी हो या चेतना पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां एक तरह से कहा जाए कि अपना जिस तरह से जो सीट्स पहले आती थी, जिस तरह से 1 या 2 या 3, वो वहां पर उनका पत्ता इस बार सुकड़ा एक तरह से कहा जाए कि साफ हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। जीत के मायने क्या है, किस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी आगे आकर उभरी है, और जो सीटें हैं हरियाणा में स्पष्ट तौर पर बहुमत की तरफ, जबकि महाराष्ट्र में वो बहुमत के करीब है और दूसरे दलों का सपोर्ट उसे लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो उम्मीदें थी उसमें बहुत कुछ कामयाब हुई है बीजेपी। इस जीत के मायने क्या है, इस पर हम करेंगे चर्चा।
आप देख रहे हैं विधानसभा का रण। हरियाणा और महाराष्ट्र की सियासत में आज से एक नई सुबह का आगाज हो गया है। दोनों ही सूबों में अकेले अपने दम पर उतरी बीजेपी ने अपने तमाम विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। जहां हरियाणा में बीजेपी की सरकार का रास्ता साफ है, तो वहीं महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है बीजेपी। तो बीजेपी जीत का श्रेय बदलाव की बयार को देती है, तो वहीं विरोधी भी इससे इत्तेफाक जताते दिखते हैं। देखिए रिपोर्ट। बैंड बाजे संग जश्न, पटाखों संग दिवाली, जोश और उत्साह के दो ये रंग बता रहे हैं कि कमल ने हरियाणा और महाराष्ट्र को हाथ के पंजे से आजाद कर दिया है। कांग्रेस मुक्त भारत के मोदी के नारे ने एक बार फिर से पूरी धमक के साथ दस्तक दी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दशक भर पुरानी सत्ता को पटकनी देकर मोदी ने जिस नए युग का शंखनाद किया, वो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा, और ऐसा कामयाब रहा कि विरोधी मैदान छोड़ने को मजबूर हो गए। उनका बर्ताव रहा है, जिस प्रकार से एरोगेंस जिसको हम कह सकते हैं, राजनीतिक एरोगेंस जो उन्होंने दिखाया, उसका खामियाजा भुगत रहे। साफ कर दिया है कि हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। दो ऐसे सूबे जहां लंबे वक्त से कांग्रेस की सत्ता रही, वहां ऐसी जीत दर्ज करके बीजेपी ने जता दिया है कि देश में परिवर्तन की लहर तेज है। बीजेपी की इस जीत ने एक बात पर और मोहर लगा दी है कि तमाम दूसरे मुद्दों के मुकाबले विकास के मुद्दे पर जनता का भरोसा बढ़ा है। विकास के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी इसे बदलाव की बयार मान रही है। कांग्रेस को नकारा है, ये तरक्की के लिए वोट है, ये पॉजिटिव मैंडेट है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताई है पुनः। और लोग जैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार चल रही है, वैसे ही महाराष्ट्र में सरकार चले, ये उनकी इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत जैसा हमने केंद्र में चलाया, और उसी प्रकार से जो भी अवशेष कहीं भी हैं कुशासन के, कांग्रेस के जो पर्यायवाची बन चुका है, उसके मुक्त करने में जनमत महाराष्ट्र और हरियाणा में भी लोग दे रहे हैं। वहीं इन चुनावी नतीजों का एक और दिलचस्प पहलू भी दिखा कि देश की जनता अब स्थिरता की सियासत में भरोसा दिखा रही है। लंबे वक्त से गठबंधन की सरकारों की रस्साकसी में पिस रही जनता अब स्पष्ट बहुमत की सरकार में कहीं ज्यादा यकीन दिखा रही है, ताकि विकास की राह और आसान हो सके। जनता ने वोट की ताकत के जरिए अपने फैसले को बता भी दिया है। लिहाजा उम्मीदों पर खरा उतरना अब बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ हैं वासिंद्र मिश्र और दिनेश शर्मा। वासिंद्र जी, ये जो चुनाव परिणाम रुझान जिस तरीके के आए हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में, ये क्या बतलाते हैं पूरे देश के लिए? एक बार इस पर चर्चा हमने की है, लेकिन अगर इसे देखें कोएलिशन गवर्नमेंट के खात्मे के तौर पर, या फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं, क्षेत्रीय क्षत्रप, उनका जो उभार एक बार हुआ था, अब एक बार फिर से उनके ऊपर गाज गिरी है इस तरह के नतीजों से, किस रूप में, किस तरीके से आप इन्हें देखते हैं? अजीत, हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं अपने भारतीय राजनीति के, तो कोलिशन पॉलिटिक्स की शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी केरल में, लेकिन उसके बाद इधर हालिया वर्षों में अटल जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और नरसिंह राव जी की सरकार, तीन सरकारें चली कोलिशन पार्टनर्स के सपोर्ट से, और तीनों सरकारों पर अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार और पुअर गवर्नेंस के आरोप लगे। अटल जी की सरकार में भी तमाम दागी किस्म के मंत्री थे, और उसके चलते अटल जी जैसे व्यक्ति पर बार बार ये आरोप लगता था कि अटल जी की सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है, गवर्नेंस उनका ठीक नहीं है। और मनमोहन सिंह की सरकार तो पुअर गवर्नेंस का हम कहें तो पर्याय बन चुकी थी, सिनोनिम। और नरसिंह राव के टाइम में भी कोलिशन पॉलिटिक्स के ही चलते, चाहे यूरिया स्कैम हो या हवाला स्कैम हो, तमाम बड़े घोटाले हुए, चाहे प्रतिभूति घोटाला हो या और इस तरह के तमाम ऐसे घोटाले हैं जो कि देश की जनता को अभी भी याद है और इतिहास में दर्ज है। तो हम उसके बाद जो नया एक चेहरा आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था गुड गवर्नेंस और एक बेदाग छवि होने का, उसको देश की जनता ने पसंद किया, उस पर देश की जनता ने भरोसा किया। और शायद यही कारण था कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली या ऐतिहासिक कामयाबी मिली। अब वह सिलसिला आज भी देखने को मिला इन दो राज्यों के चुनाव में। अब एक और खास बात है जो कि नरेंद्र मोदी अपने चुनावी सभाओं में बोलते रहे
जब लोकसभा का चुनाव था तब वो गवर्नेंस की बात कर रहे थे, लेकिन जब इन 2 राज्यों में वो कैंपेन कर रहे थे तो मोदी ने साफ किया कि हमारे विरोधी हमसे पिछले 4 महीने या 5 महीने के हिसाब मांग रहे हैं और अपना 60 साल तक इस देश में शासन किए हैं, 60 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की जो अभी भी छवि है उस पर देश की जनता को अभी भी भरोसा बरकरार है और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा है विजय का झंडा लेके, उसको अभी रोक पाने में गैर भाजपाई दल बिल्कुल अपने को लाचार और असहाय महसूस कर रहे हैं। एक चीज जो ये कही जाती है थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, और बार बार इसकी बातें बीच बीच में उठती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव परिणाम आ रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो बीजेपी करती है, लेकिन इसके अलावा और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय भी हैं और कुछ बड़ी पार्टियां भी हैं, जो सब मिलकर एक फ्रंट बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई दिखती हैं, क्या इन सबके लिए भी ये चुनाव परिणाम एक संदेश है? वासिन जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले कोई एक तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी, वे फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस के शिकार हैं। हर स्टेट में जहां पर उनकी सरकार है या वो नंबर 2 की पार्टी है, वहां पर वो अपने ही बाकी जो विपक्षी दल हैं उनसे उनका इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है। अगर हम शुरुआत करें पश्चिम बंगाल से, तो वहां ममता बनर्जी का सीपीएम से झगड़ा है, ममता बनर्जी का कांग्रेस से भी झगड़ा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती मुलायम एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं, दोनों में 36 का रिश्ता है। बिहार में अगर हम जाएं तो बिहार में भी बाई इलेक्शंस में जरूर लालू और नीतीश में एक अलायंस हो गया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी बहुत ज्यादा रस्साकसी है, खींचतान है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगभग आधा दर्जन पार्टियां हैं जो कि अपने वजूद को बचाने के लिए अपना अलग आइडेंटिटी बनाए रखना चाहती हैं। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में जहां पर कि गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी दल हैं जो कि चाहते हैं कि गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी एक विकल्प बने, जिसकी हम कह सकते हैं कि आज भी शरद यादव जी ने उसकी वकालत की है और चेताया है बहुत तल्ख शब्दों में उन सभी गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई दलों को कि अभी भी वक्त है, चेत जाओ, नहीं तो आने वाला समय तुमको माफ नहीं करेगा और तुम भारतीय राजनीति के हाशिए पर चले जाओगे। लेकिन जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग क्षेत्रीय दलों का, उनके नेताओं का, वह एक मजबूत, हम कह सकते हैं क्रेडिबल गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी विकल्प के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। जी, यानी उनके लिए भी ये संदेश है सीधे तौर पर, और इसकी झलक साफ तौर पर दिख रही थी जब शरद यादव आज कह रहे थे और एक तरह से आह्वान कर रहे थे तमाम इस तरह के दलों का कि अब भी साथ आ जाओ, नहीं तो फिर आगे और ज्यादा मुसीबत आने वाली है। दिनेश जी, एक और जो फैक्टर है, जो कहा जाता है कि केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्य में उसी की सरकार बने तो राज्य के लोग, यहाँ की जनता ज्यादा लाभान्वित होगी, ज्यादा विकास के काम होंगे। हरियाणा में इस तरह की कैसी परिस्थिति है? क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो जनता के हिटलिस्ट में शामिल है? वो जनता चाहती है कि वो चीजें हों जो नहीं हो पा रही थी, और अब उसी पार्टी की सरकार राज्य में बन जाएगी तो वो चीजें संभव हो पाएंगी। बिल्कुल अजीत, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भी प्रचार किया उसमें ये कहा कि देखिए, मैं आपके नजदीक हूं, दिल्ली आपसे दूर नहीं है, आप अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाते हैं तो विकास, एक तरह से जो आरोप लगता रहा कांग्रेस की सरकार पर कि उन्होंने अगर विकास किया तो एक ही जिले का किया, रोहतक का विकास हुआ, इस तरह के आरोप कांग्रेस और मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन पर लगे। तो इस सब को जो है एक तरह से ये कहा जाए कि लोगों ने इस बात को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को समर्थन दिया है कि अगर उसी की सरकार, उसी पार्टी की सरकार राज्य में हो तो एक तरह से विकास की जो बयार है और डेवलपमेंट की जो बात नरेंद्र मोदी करते हैं, हो सकता है कि एक मौका, एक चांस जो है जनता जो है वो देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को भी कि अगर केंद्र में उनकी सरकार है तो राज्य में भी उन्हीं की सरकार बने, डेवलपमेंट, विकास अच्छी तरह हो सकता है। जी, एक और चीज मैं इसमें सप्लीमेंट करना चाहता हूं। अभी दिनेश बता रहे थे, ये जरूरी नहीं है कि केंद्र और राज्य में अगर एक ही दल की सरकार है तो विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास दोनों तरह के उदाहरण मौजूद हैं। आंध्र में कांग्रेस की सरकार थी,
दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी 10 साल। बावजूद इसके इन राज्यों में विकास नहीं हुए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। जरूरी ये नहीं है कि एक ही पार्टी की सरकार हो दोनों राज्यों में, जरूरी है कि इंटेंशन सही होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, एक क्रेडिबल फेस होना चाहिए और नो नॉनसेंस वाली लीडरशिप होनी चाहिए कि अगर कोई भी गलती करता है, चाहे उसके दल का हो या दूसरे दल का हो, चाहे जितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। डेवलपमेंट के सवाल पर, गवर्नेंस के सवाल पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी किसी भी व्यक्ति को, तब डेवलपमेंट होता है। उसके लिए विल पावर चाहिए, वेल इंटेंशंस चाहिए। जी। और अजीत, इसमें एक बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह का खामियाजा जो है कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भुगता, जिस तरह से वहां पर दोनों ही राज्यों में एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस की सरकार थी और दोनों ही जगह से कांग्रेस की सरकार चली गई। जी बिल्कुल। तो लास्ट कमेंट मैं लेना चाहता था वासिन जी आपसे, जो लगभग आपने बोल दिया है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये जनता की जीत है, जो बात आप आगे बढ़ा रहे थे। देखिए, जनता की जीत है, नरेंद्र मोदी का जो क्रेडिबल चेहरा है उसकी जीत है, नरेंद्र मोदी के प्रति जो देश की जनता को अभी भरोसा कायम है उसकी जीत है। अभी डिलीवर करना है नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को, कि वे जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो अपेक्षाएं हैं, उस पर वो कितना खरे उतरते हैं। और अगर वे खरे नहीं उतरेंगे तो हम फिर एक बार शरद यादव जी को उस बात को दोहराना चाहते हैं कि जनता आज की तारीख में उस लाइन की तरह है कि जो लाइन की सवारी करता है, जो शेर की सवारी करता है, वो हमेशा खतरे से खेलता भी रहता है। अगर वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे तो देश की यही जनता नरेंद्र मोदी के साथ भी वही सलूक करेगी जो सलूक उसने कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस के साथ किया है। जी, यानी जनता की जीत के तौर पर सीधे सीधे इसे देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एडिटर न्यूज ऑपरेशंस जी मीडिया वासिंद मिश्र हमारे साथ थे और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए कि आखिर इस जीत के और इस बढ़त के बीजेपी जिस रास्ते पर जा रही है उसके क्या मायने हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम के क्या मायने हैं।